नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम आनंद है। इसमें मैं लखनऊ में मौजूद हूँ। पीछे मेरे घंटाघर है। तस्वीरें मैं लखनऊ से इसलिए बातचीत कर रहा हूँ कि लखनऊ यूपी की राजधानी है और यहाँ पर लोकसभा की पूरे सूबे में 80 सीटें आती हैं और 80 सीटें कहीं न कहीं 24 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बहुत ही खास हैं। और यहाँ पर इस समय जो सीटें हैं अधिकतर भाजपा के पास हैं। विपक्ष में समाजवादी पार्टी है, यहाँ पर कांग्रेस भी यहाँ पर आने की कोशिश कर रही है क्योंकि उसका जनाधार बहुत कम हो गया है। 23 तारीख को पटना में बहुत बड़ी बैठक है विपक्षी दलों की लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के, जिसमें तमाम जो दल हैं उसके सूबे के मुख्यमंत्री कह सकते हैं वो भी आ रहे हैं। जैसे ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल हो, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हो, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हो, तेजस्वी प्रसाद यादव मुख्यमंत्री, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, ये तमाम जो दल हैं ये गोलबंदी एक साथ करके बीजेपी का रथ 2024 में दिल्ली ना पहुंच पाए उसके लिए किस तरह से रणनीति बनाएंगे उस पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथी पत्रकार सुमित मौजूद हैं, जो आपको पता होगा कि 24 के चुनाव को लेकर के तमाम जो चीज़ें हम लगातार कवर कर रहे हैं उसमें बातचीत करेंगे और समझेंगे कि कौन कौन सी वो चीज़ें होंगी, वो किस तरह से सीटों का बंटवारा होगा, कौन कौन से दल होंगे, साथ आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं, और तमाम जो चीज़ें हैं बातचीत होगी। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही काम की होने वाली है। 23 जून के बैठक के पहले की। स्वागत है सुमित। बहुत बहुत शुक्रिया। 23 तारीख को जो पटना में तमाम दल इकट्ठा हो रहे हैं बीजेपी के खिलाफ, 24 में किस तरह से बीजेपी का रथ रोका जाए, तो वो कौन कौन सा मुद्दा होगा और कौन सा एक अहम ऐसा मुद्दा होगा जिस मुद्दे के आसपास सभी पार्टियां इकट्ठा बैठती हुई नजर आ सकती हैं। नहीं, वो एक अहम मुद्दा आपने बोल ही दिया। वो सभी लोग बात जानते हैं कि बीजेपी को हराना, बीजेपी को जो रथ है उसको रोकने की बात सभी लोग कर रहे हैं। 23 तारीख को जो 23 जून को बैठक होनी है वो बहुत महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि विपक्षी एकजुटता बहुत ज़रूरी है भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए, 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। जितने भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन की हम बात करें तो वो एक ही वो कॉम्बिनेशन है जिस रणनीति के तहत, जिस प्रोग्राम के तहत भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता है कहीं भी, क्योंकि 2024 का चुनाव जो है बहुत खास, बहुत महत्वपूर्ण और इतना बहुत ही कठिन चुनाव है और इतना आसान नहीं होगा विपक्षी दलों के लिए बीजेपी को रोकना, क्योंकि एक तरफ राम मंदिर का मुद्दा है उत्तर प्रदेश की। अगर हम बात करें तो ये मुद्दा जो है बहुत मजबूती से भारतीय जनता पार्टी इस पर खेलना जानती है और खेलती आ रही है, जिस वजह से 2014 से लेकर अभी तक लगातार चुनाव जीतती हुई भी आई है कई राज्यों में और ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश की अगर हम लोग बात करें। वहाँ पर अखिलेश यादव जी मौजूद रहेंगे। आपने जिक्र किया उत्तर प्रदेश, क्योंकि 80 सीटें हैं तो उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण है। 80 सीटें हैं। अभी बीते दिनों अखिलेश यादव ने बयान भी दे दिया कि हम लोग 80 की 80 सीटें जीतने जा रहे हैं। तो क्या रणनीति अखिलेश यादव की, पीडीए की बात कर रहे हैं, क्या रणनीति अखिलेश यादव की है वो बहुत अहम है क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत अहम है। और 23 जून को तमाम दलों के साथ जो बैठक होनी है उसमें क्या बातचीत होगी, क्या बात रखी जाएगी, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यही है कि किस तरीके से बीजेपी को हराया जाए। सबको, जितने भी पार्टी वहाँ पहुँचे, चाहे टीएमसी हो, चाहे केसीआर हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, भगवंत मान हो, कांग्रेस इतना बड़ा दल है, सबको अपनी मनोकांक्षाओं को मारना पड़ेगा। सबको समझौता इस मुद्दे पे करना पड़ेगा कि पहले इनको हटाया जाए, पहले गैर भाजपाई सरकार बने, उसके बाद जो है सोचा जाएगा कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, किसको क्या मंत्रिमंडल दिया जाएगा, कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। ये बहुत बड़ा मसला नहीं है। बड़ा मसला ये है, बड़ी बात ये है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को रोका जाए। लेकिन सवाल अहम ये होता है कि बीजेपी फिर प्रोपेगेंडा या कह सकते हैं कि जनता के बीच में मैसेज ये देती है कि ये तमाम दल हैं आपस में लड़ भिड़ जाएंगे, इनका अलग अलग विचारधारा, तमाम ऐसी चीज़ें हैं, और बीजेपी वहीं अकेली लड़ती है और बीजेपी के पास वो चेहरा है जिसके बदौलत वो मैदान में उतरेगी, और विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं है। तो वो चेहरे की जो लड़ाई है उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी प्लस होती दिखाई दे रही है क्या? नहीं, चेहरे की कोई लड़ाई नहीं है क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव, मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके पिताजी मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री रहे, एक ज़माने में प्रधानमंत्री की दौड़ में थे। हो सकता है 80 सीटों की बात अखिलेश यादव कर रहे हैं, हो सकता है अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हो जाएं, 40 सीटें बिहार प्रधानमंत्री हो जाएं, 40 सीटें बिहार में 7-8 बार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
हो सकता है वो प्रधानमंत्री हो जाएं। कई वर्षों से सरकार में टीएमसी में ममता बनर्जी हो सकता है वो प्रधानमंत्री हो जाएं। तो चेहरों की कमी विपक्षी दलों के पास नहीं है। अगर आप चेहरों की बात कर रहे हैं, इतने कांग्रेस इतना लड़ाई यही है ना कि आपस में वो लड़ भिड़ ना जाए चुनाव जीतने के बाद। नहीं, वो बात मैं आपको पहले ही कह चुका कि सबसे बड़ा मुद्दा ये नहीं है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, कौन कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेगा, कितनी सीटों कौन अब किसके सिंबल पे कौन चुनाव लड़ेगा, या किसको कौन सा मंत्रिमंडल चाहिए। लड़ाई अगर इसमें होगी तब तो भारतीय जनता पार्टी बाजी जीत जाएगी। वहाँ पे जो 23 जून को बैठक होनी है उसमें ये बात सबसे पहले साफ करनी पड़ेगी कि सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई जो है वो भारतीय जनता पार्टी को रोकने की है। और ये बात लगातार नीतीश कुमार बोल भी रहे हैं। उन्होंने ये बोल चुके हैं, लखनऊ भी आए थे, अखिलेश जी से मुलाकात हुई थी, तमाम दलों से बैठक करके बार बार ये बात बोल रहे हैं कि हम लोगों का ध्यान जो है वो भारतीय जनता पार्टी को हराने पे है। कौन प्रधानमंत्री बनेगा इस पे हम विचार बाद में कर लेंगे, पहले लेकिन गैर भाजपाई सरकार बनाना जरूरी है। अच्छा, एक बहुत अहम सवाल है और एक बहुत अहम चेहरा है वो अखिलेश यादव की बात करते हैं। अगर देखा जाए कि तमाम जो विपक्षी दल के नेता हैं उसमें अखिलेश यादव को देखा जाए तो सबसे ज़्यादा किसी ने पूरे देश भर में दौरा किया है तो वो अखिलेश यादव हैं। चाहे वो आपका नीचे साउथ में जाना हो, केसीआर से मिलना हो, या स्टालिन से मिलना हो, फिर गुजरात जाना हो, मध्य प्रदेश जाना हो, राजस्थान जाना हो, नवीन पटनायक से मिलना हो, ममता बनर्जी से मिलना हो, कोलकाता में अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन भी करना हो, बिहार जाना हो, यूपी तो है ही है। तो उस नेता पे क्या सहमति बन सकती है प्रधानमंत्री चेहरे के अगर उम्मीदवार अखिलेश यादव बनते हैं? तो क्योंकि नीतीश कुमार रेस से बाहर कर चुके हैं अपने आप को, राहुल गांधी की संसद की सदस्यता जा चुकी है, अगर वो बरकरार रहती है 6 साल चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, तो फिर अखिलेश यादव के नाम पर वो सहमति बननी लगता है कि वो मोहर लग जाएगी 23 जून को कहीं ना कहीं। नहीं, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि, लेकिन मुझे जहाँ तक मुझे लगता है कि 23 जून को वो मोहर लगाना मुश्किल होगा। लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं कि अखिलेश यादव प्रधानमंत्री हो सकते हैं, क्योंकि अगर 80 सीटें जीतने की बात करें, 50, 60, 55 सीटें भी अगर जीत जाते हैं उत्तर प्रदेश में, तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। और उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण राज्य है क्योंकि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत भी है, योगी का वर्चस्व है, और जो हिंदुत्व की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है उसमें निपुण है योगी आदित्यनाथ। तो योगी आदित्यनाथ को हरा के और मोदी के चेहरे को हरा, क्योंकि मोदी जी भी खुद बनारस आए, अब उन्होंने कहा कि मैं गंगा माँ ने बुलाया है, और उस तरीके से अगर मोदी जी के चेहरे को और योगी जी के चेहरे को हरा कर 50-55 सीटें समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश जीत के ले आती है तो बिल्कुल दावेदारी कर सकती है प्रधानमंत्री बनने की। लेकिन जहाँ तक मुझे मेरा मानना है, नीतीश कुमार जिसकी बात लगातार कह रहे हैं कि हम चेहरा जो है भारतीय जनता पार्टी को हराने के बाद ही तय किया जाएगा। सवाल एक ये भी है कि अखिलेश यादव ने एक नया नारा दिया है कि एनडीए मतलब जो बीजेपी के साथ जो दल हैं, हालांकि बीजेपी तो कहती है हम अकेले चुनाव लड़ते हैं, लेकिन सच्चाई है कि बीजेपी के साथ भी बहुत सारे छोटे मोटे दल हैं वो चुनाव लड़ते हैं, उसको एनडीए नाम दिया गया है। तो एनडीए के खिलाफ अखिलेश यादव जी ने बोला कि पीडीए चुनाव लड़ेगा, मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। तो जो पीडीए है वो फार्मूला क्या पटना में भी रखा जाएगा, और पीडीए के अंतर्गत क्या तमाम जो राज्य के मुख्यमंत्री आएंगे या सूबे के मुखिया आएंगे या पार्टी के नेता आएंगे उस पीडीए को एक्सेप्ट करेंगे? एनडीए वर्सेस पीडीए? जी बिल्कुल, पीडीए सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, पीडीए पूरे देश की बात है। उत्तर प्रदेश और बिहार और 1-2-4 राज्यों में आप इसको सीमित नहीं कर सकते, क्योंकि जो परिभाषा पीडीए के अखिलेश यादव ने बताई है, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, हमारे नेता जो पिछड़े और दलित समाज के नेता हैं वो ये बात क्या क्या थक गए कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धनधरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, सन सौपा ने बांधी घाट, पिछड़े पावे 100 में 60। तो ये नारा वर्षों से दिया जा रहा है। कांशीराम जी कहा करते थे कि 85 जो है हम हैं, 85 और 15 की लड़ाई है। तो ये पूरे देश की बात है। अगर जनसंख्या पीडीए की भारी है, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक जनसंख्या में ज़्यादा है, तो वोट की मार है साहब। जिसकी वोट की मार ज़्यादा होगी सरकार उसी की बनेगी, लोकतंत्र इसी का नाम है। तो अगर पीडीए को एकजुट करने में ये सारे विपक्षी दल कामयाब हो पाते हैं, अगर पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को, माइनॉरिटीज़ को एक साथ ला पाते हैं, तो बिल्कुल ये पूरे देश में कामयाब होगा। और क्योंकि इस समय की अगर बात करें, इस समय जो वोट बैंक जिसके वोट शेयर की बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी, अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी जो है पिछड़ों के वोट लेने में बहुत बखूबी कामयाब है। केशव प्रसाद मौर्य के नाम पे उन्होंने 2017 के चुनाव में पिछड़ों के वोट पाए, मौर्य के वोट पाए। अनुप्रिया पटेल से उनका गठबंधन है, पटेल समाज लगभग जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है। जाट समाज पश्चिम में देखें तो लगभग भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है। तो पिछड़ा जो है, ओबीसी जो है, वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करता आया है। अगर सवाल था कि पिछड़े जो हैं वो बीजेपी के साथ है कहीं ना कहीं, और देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं खुद पिछड़ा हूँ, पिछड़े समाज से आता हूँ। तो वो जो एनडीए जो एनडीए के खिलाफ जो पीडी आया है, जो पहला वर्ड पी मतलब पिछड़ा है, पिछड़ा तो भाजपा के पास है, तो पीडीए की परिभाषा क्या लगता है पूरी हो पाएगी? नहीं, पीडीए
आपने जब नरेंद्र मोदी जी की बात की, प्रधानमंत्री जी की बात करी, उनके खैर अभी भी ओबीसी होने पे बड़ा सवाल है, मैं खैर उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन वही बात है कि अगर वो कामयाब कर पाते, मैंने पहले ही कहा कि अगर पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को ये विपक्षी दल एकजुट करने में कामयाब हो पाते हैं, सभी को एक साथ ला पाते हैं, सभी को समझा पाते हैं कि आपका कौन है, आपका नेता कौन है, आपकी पार्टी कौन है, आप पिछड़ों के हक अधिकार की बात कौन कर रहा है, पिछड़ों को हक अधिकार दिलाया किसने पूर्व में, अगर ये लोग समझाने में कामयाब हो पाते हैं तो बिल्कुल पिछड़ा जो है इन लोगों के साथ आने को तैयार होगा। क्योंकि अभी जो है, जो मजलूम, जो गरीब है वही पिछड़ा है और उनकी बात नहीं रखी जा रही। बेरोजगारी का आप आलम देखिए, महंगाई का आप आलम देखिए, उनकी जो है यूनिवर्सिटीज़ में उनकी संख्या देखिए, चाहे जुडिशरी में उनकी संख्या देखिए, ब्यूरोक्रेसी में उनकी संख्या देखिए, तो बहुत ही कम संख्या में वो लोग हैं। अगर ये बात ये लोग समझा पाते हैं कि जाति की जनगणना की बात लगातार कर रहे हैं, जातिगत जनगणना से ही हक अधिकार दिए जाएंगे, तो अगर ये बात समझा पाते हैं अपने माध्यम से, अपने नेताओं के माध्यम से, अपने कैडर के माध्यम से, तो बिल्कुल पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को साथ लाने में कामयाब होंगे। लेकिन मेरा आखिरी सवाल होगा कि इस पीडीए में अगर दलित की बात की जाए तो यूपी सूबे की 4 बार की मुखिया रही मायावती जी को वहाँ पर बुलावा नहीं दिया गया है और मायावती जैसी शख्सियत को, उस चेहरे को कहीं कहीं नजरअंदाज करना क्या विपक्ष को भारी पड़ सकता है? नहीं, मायावती संन्यास ले चुकी हैं क्योंकि पिछले चुनाव में भी हमने देखा, 2022 का चुनाव था, मुख्यमंत्री की रेस में मायावती जो रहती थी हरदम, उनका जो वोट प्रतिशत जो कहा जाता था कि 22% से उनकी शुरुआत होती है, गिनती वहाँ से शुरू होती है, वो गिर के 12% पे चला आया। मायावती ने मंडलवार रैलियाँ करी, जहाँ एक तरफ अखिलेश यादव जो विपक्षी दल के नेता हैं इस समय, उन्होंने विधानसभा वार रैलियां करी, कई विधानसभा में 2-2 बार गए, वहाँ इन्होंने मंडलवार रैलियां करी। चुनाव किस तरीके से लड़ा गया वो आपने बखूबी देखा। उनका बयान उस तरीके से नहीं आता, उनका बयान जो है कभी वो कांग्रेस को घेरते हुए दिखाई देती हैं, कभी वो सपा को घेरते हुए दिखाई देती हैं, लेकिन भाजपा को उस तरीके से घेरते हुए कभी मायावती दिखाई नहीं देती। तो नुकसान कर सकती है? कितना नुकसान करेंगे? 12% का। और अभी जो है तैयारी की जा रही है। अखिलेश यादव लगातार, अगर हम उत्तर प्रदेश की ही बात करें, अखिलेश यादव लगातार तैयारी कर रहे हैं। रायबरेली गए, माननीय काशीराम जी की मूर्ति का अनावरण किया गया, और उसके बाद पीडीए की बात करें, जातिगत जनगणना की लगातार बात कर रहे हैं, और जो है कि बाबा साहब वाहिनी को दर्जा दिया गया, मान्य उसको संविधान में दर्जा दिया गया, तो बाबा साहब वाहिनी का कैडर उसके लिए तैयारी करेगा। और पश्चिम में जो है चंद्रशेखर जी से बात हो रही, चंद्रशेखर रावण से बात हो रही है, तो ये सब चीज़ें मिलके वो जो वोट है, जो मायावती के पास का वोट बैंक माना जाता था, उसको समाजवादी पार्टी में लाने की पूरी कोशिश की जा रही है। चलिए, मेरे साथ साथी पत्रकार सुमित सिंह से बातचीत हुई कि 23 तारीख को जो बैठक होने वाली है पटना में, वो 24 को लेकर के कितनी अहम होने वाली है, कौन से वो मुद्दे होंगे, कौन सा वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा, उस पर तमाम जो पार्टियां हैं वो एक साथ आएंगी और बैठेंगी, और 24 के में बीजेपी के खिलाफ वो कौन सा ऐसा मुद्दा होगा जिसके खिलाफ वो अपने अपने राज्यों में चुनाव लड़ेंगी। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि गठबंधन पर अगर सवाल करें तो कहा यह जाता है कि जो जहाँ पर जैसे मजबूत है वो वहाँ पर चुनाव लड़े, वहाँ से सीटें निकाले, बाद में इकट्ठा होकर के दिल्ली जाएंगे। सवाल यह है कि यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उसके बाद से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, और तमाम जो बीते दिनों में उनकी रैलियां हुई हैं या तमाम जो दौरे हुए हैं अन्य प्रदेशों में, 24 को लेकर के जिस तरह से उनकी सभी नेताओं से मिलने वाली जो तस्वीरें सामने आई, वो कहीं ना कहीं ये बात का कहीं ना कहीं दावा करती हैं। और ये चीज़ें कहीं ना कहीं इस मामले में ये भी है कि हो सकता है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव प्रधानमंत्री पद की दावेदारी में भी अपना नाम शामिल करवा सकते हैं, क्योंकि यूपी की जो 80 लोकसभा की सीटें हैं, जैसे उन्होंने नारा दिया कि 80 सीटों पर हम बीजेपी को हराएंगे, तो अगर 80 में से वो कहीं ना कहीं 40 से 45 सीटें जीतने में सफल होते हैं, और यूपी वो राज्य है जहां पर योगी आदित्यनाथ जैसा बड़ा नाम बीजेपी के पास है, मुखिया है, वो सूबे के मुख्यमंत्री है, बनारस से मोदी चुनाव लड़ते हैं, तो यूपी अगर अखिलेश यादव जीत लेते हैं तो दिल्ली पहुंचने में कहीं ना कहीं इनको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके नाम पर मुहर लगा सकती हैं, क्योंकि नीतीश कुमार अपने आप को इस रेस से बाहर कर चुके हैं, राहुल गांधी पर सवाल है, और जो तमाम जो चीज़ें हैं वो निकल के पटना से निकल के सामने आएंगी। बाकी आप क्या राय रखते हैं, अपनी राय देना मत भूलिएगा, क्योंकि 23 तारीख की जो बैठक है वो 24 के लिए विपक्ष को बहुत अहम है। और आप क्या सोचते हैं कि कौन कौन से वो सीटें हैं या कितनी सीटें यूपी में अगर गठबंधन होता है समाजवादी पार्टी का, कांग्रेस का, आरएलडी का या चंद्रशेखर रावण का, तो कितनी कितनी सीटों का बंटवारा होना चाहिए? आप क्या सोचते हैं, अपनी राय देना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। फिलहाल के लिए नमस्कार।